प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9 का चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी। तो इस पालमपुर गांव की कहानी के प्रश्न उत्तर हम डाल रहे हैं। तो आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखिए इसके प्रश्न उत्तर है। पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग कितने परिवार के लोग रहते हैं? तो पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के 450 परिवार के लोग रहते हैं। उसके बाद में देखिए कि पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 है, गांव में कृषि भूमि को मापने की मानक इकाई कौन सी होती है? तो गांव में कृषि भूमि को मापने की मानक इकाई है हेक्टेयर, जो खेती के नाप की है। उसके बाद में देखिए कि छुपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो छुपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं? तो पालमपुर के 75% लोग खेती के ऊपर निर्भर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है श्रम। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मार्च 2017 में सरकार द्वारा खेती में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन कितना रखा गया था? तो एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये रखा गया था। अगला प्रश्न है, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो पालमपुर में सिंचाई का मुख्य स्रोत है नलकूप। उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं कि पालमपुर के निकट छोटे कस्बे का नाम बताइए। तो पालमपुर के निकट जो छोटा कस्बा है वह है शाहपुर। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वे 6ठे दशक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में होता है? तो भारत में रासायनिक खाद का सर्वाधिक प्रयोग पंजाब में होता है। फिर आता है अगला प्रश्न है कि पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग कृषि के अतिरिक्त कार्य करते हैं? तो कृषि के अतिरिक्त कार्य करने वाले लोगों का प्रतिशत है 25%। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में पशुओं पर आधारित कोई 2 उद्योग लिखिए। तो भारत में जो पशुओं पर आधारित उद्योग है वो डेयरी उद्योग और चमड़ा उद्योग है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? तो भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किया गया था सबसे पहले प्रयोग। उसके बाद में देखिए खरीफ और रबी की फसलों के नाम बताइए। तो खरीफ की फसलें हैं गेहूं, चना, जौ, सरसों। रबी की फसल है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, कपास और मूंगफली। अगला प्रश्न है, पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज क्या थी? जो HIV बीज के बाद में तो पहले 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, फिर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। 1 हेक्टेयर जिसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो 1 हेक्टेयर किसके क्षेत्रफल? तो 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। उसके बाद देखिए सिंचाई के प्रमुख साधन बताइए। तो सिंचाई के प्रमुख साधन है वर्षा, तालाब, नलकूप आदि सिंचाई के प्रमुख साधन है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पालमपुर गांव के लोग खरीदारी के लिए किस स्थान पर जाते थे या कहाँ जाते थे? तो पालमपुर गांव के लोग खरीदारी के लिए शाहपुर जाते थे। फिर देखिए स्थायी पूंजी किसे कहा जाता है? औजारों, मशीन और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसे स्थायी पूंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, कार्यशील पूंजी किसे कहा जाता है? तो कार्यशील पूंजी कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, उत्पादन के कारक किसे कहते हैं? तो उत्पादन, भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित उत्पादन के कारक कहा जाता है। जो भूमि और श्रम और पूंजी है इसे ही उत्पादन के कारक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहा जाता है? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो रासायनिक उर्वरक इस प्रकार से खनिज होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं और मृदा को विषैली बना देते हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करता है हरित क्रांति से क्या आशय है? उसके बाद में देखिए सही जोड़ियाँ, तो कच्चा माल तथा
नगद पैसा ये कार्यशील पूंजी में आ गया। और जो पूंजी है वो है स्थायी पूंजी है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, तो ये आप सही जोड़ियां नोट कर लो। उसके बाद में विभिन्न क्षेत्रों के नाम बताइए जहाँ, तो विभिन्न क्षेत्र हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां हैं कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो क्रिया आती है वह विनिर्माण क्रिया है। फिर आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य और पर्यटन सेवाएं आती है। तो इस प्रकार यह आपके प्रश्न हुए, और भी प्रश्न डाले जाएंगे। धन्यवाद।